everyone, welcome to Trio Squid. As you have seen in the thumbnail that today's topic is limitations of valence bond theory. This is the unit 1 of metal legend bonding in transition metal complex, a unit of inorganic chemistry, BSc semester 5th. Okay, so the topic, let's get started. जो टॉपिक है हमारा वो है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अब पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ रखा होगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है, तो उसके थोड़ा सा आपको आइडिया. हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड थ्योरी सी जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चला था कि मेटल और लीजेंड की जो बॉन्डिंग है उससे कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर कैसे बनते थे, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर, वो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने डिस्कस किया था. अब देखो इसकी लिमिटेशंस हमें यहाँ पर क्यों पढ़ाई जा रही हैं, क्यों? क्योंकि जो ये थ्योरी थी इसकी कुछ लिमिटेशंस थी ऑब्वियसली, जिसकी वजह से जो इसने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी थी वो एक्सपेरिमेंटली सही नहीं आ रही थी. तो उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि लिमिटेशंस आखिर ऐसी इसकी क्या थी कि हमें एक नई थ्योरी की ज़रूरत पड़ गई. तो पहले तो इसकी लिमिटेशन ये थी कि इसने कह दिया था कि मेटल और लीजेंड का जो बॉन्ड है वो 100% कोवलेंट है नेचर में, जबकि ऐसा नहीं है कि 100% कोवलेंट तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड नहीं होता है. अब देखते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस कैसी थी. इसने सिर्फ क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन दी थी कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई जब की गई तो वैसी नहीं आई थी जैसी चाहिए थी. इसने कलर और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया. इसने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में लो स्पिन क्यों होते हैं और हाई स्पिन क्यों होते हैं. अब ये जो लो स्पिन और हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट है वो आगे जो थ्योरी आएगी उसमें डिस्कस करेंगे हम. सो इस थ्योरी ने ये भी प्रेडिक्ट नहीं किया कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा कॉम्प्लेक्सेस का. अब देखो इसने ये तो प्रेडिक्ट किया था कि जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा. इसने सिर्फ ये प्रेडिक्ट किया था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ऐसा हर किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं था. अब पहले ये अज्यूम किया जाता था कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस वीबीटी के अकॉर्डिंग, जैसे निकल 2 पॉजिटिव जिसकी D8 कॉन्फ़िगरेशन है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, वो डायमैग्नेटिक होंगे, ये अज्यूम किया जाता था. लेकिन जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है निकल 2 पॉजिटिव के sp2 हाइब्रिडाइजेशन के, वो पैरामैग्नेटिक होंगे. तो ये तो इस वीबीटी के अकॉर्डिंग था, क्योंकि वहाँ पर क्या थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे पैरामैग्नेटिक के टाइम पे, और डायमैग्नेटिक के टाइम पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट थे. अब जब एक्सरे एनालिसिस किया गया तो ये ऑब्जर्व हुआ कि निकल 2 पॉजिटिव का एक ही कम्प्लेक्स बोथ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो कर सकता है और डायमैग्नेटिक बिहेवियर भी शो कर सकता है. बट वीबीटी ने इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी. वीबीटी ने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि मैग्नेटिक मूवमेंट टेम्परेचर की वैल्यूज़ के साथ क्यों वेरी कर रही है. तो इसने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट होते हैं वाइल अदर आर लेबल. अब जो इनर्ट जो होते हैं उसमें मेटल लीजेंड बॉन्डिंग, मतलब लीजेंड को कोई भी आके रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है. इसने ये नहीं बताया कि कुछ इनर्ट क्यों होते हैं और कुछ लेबाइड क्यों होते हैं. लेबाइड में क्या है, ये दूसरा लीजेंड आ गया, इस वाले लीजेंड को आसानी से रिप्लेस कर सकता है, मतलब यहाँ पे वीक मेटल और लीजेंड का बॉन्ड होगा. इसने डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं किया. वीबीटी वॉज फेल टू एक्सप्लेन काइनेटिक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, काइनेटिक्स भी इसने एक्सप्लेन नहीं किए. तो इसने हमारे पास जो स्टेबिलिटी थी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की वो भी एक्सप्लेन नहीं की थी. और वीबीटी ने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि Cu2 पॉजिटिव जो हमारा है, Cu2 पॉजिटिव, वो डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाता है, जबकि 6 लीजेंड्स वो होते हैं आइडेंटिकल. सो दिस सेकेंड वन टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट इज़ दैट एन इन्वेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अब देखो कोई भी थ्योरी है, अगर उसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं तो उसको ओवरकम करने के लिए एक नई थ्योरी दी जाती है जिसकी कुछ असम्पशंस मानी होती हैं. तो जो CFT थ्योरी थी वो एक पहले जो CFT थ्योरी थी वो पहले यूज़ की जाती थी जब हमने बॉन्डिंग बनानी होती थी आयनिक क्रिस्टल्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए पहले CFT थ्योरी यूज़ की जाती थी. उसका पहले नाम कुछ और लेते थे, लेकिन बाद में 1952 में वेज ने इस थ्योरी को, आयनिक क्रिस्टल्स को जो बॉन्डिंग को जो एक्सप्लेन करी थी, उसी थ्योरी को अब इसने दे दिया था कि वो मेटल और लीजेंड की बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन कर सकती है. तो ये वेज ने 1952 में दी थी, क्या इन फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स.
अब इस ऑब्वियसली अब कोई नई थ्योरी आई है तो उसकी कुछ अजम्पशन भी तो होगी। तो जब एजम्पशंस की बात आती है तो CFT ने अज्यूम किया था कि जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन होगा, अब देखो मेटल लीजेंड बॉन्डिंग में क्या होगा कि सेंट्रल मेटल आयन के आसपास लीजेंड्स लगे होंगे, ठीक है। तो इस थ्योरी ने क्या अज्यूम किया था कि मेटल लीजेंड बॉन्डिंग के आसपास जितने भी लीजेंड्स लगे होंगे उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो लीजेंड है वो मेटल के साथ सराउंड होगा, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा मेटल। अब देखो जितने भी लीजेंड्स उसके आसपास आके लगे हुए होंगे या तो वो नेगेटिव लीजेंड्स होंगे या न्यूट्रल लीजेंड। नेगेटिव लीजेंड्स कौन से हो सकते हैं, वो क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, न्यूट्रल हो सकते हैं, वो हो सकते हैं H2O या फिर और भी कई सारे हैं। उन्हें जो न्यूट्रल लीजेंड्स हैं उन्हें पॉइंट डाइपोल्स भी बोलते हैं। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि पहले जो VBT की थ्योरी थी, VBT थ्योरी हमें क्या कह रही थी कि ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, तभी हमारे पास कोई स्ट्रक्चर बन के आ रही है। लेकिन इस थ्योरी ने कहा कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ना लीजेंड और सेंट्रल मेटल आयन की किसी भी ऑर्बिटल की कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। मतलब कि मेटल लीजेंड बॉन्डिंग जो है वो उसमें 0% कोवलेंसी है, यानी कि वो 100% आयनिक बॉन्ड है। अब VBT ने कहा 100% कोवलेंट है, इसने कह दिया कि 100% आयनिक है। हालांकि ये एक सिर्फ एजम्पशन थी ली गई। अब इन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे लीजेंड मेटल को अप्रोच करता है इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस्ड हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारे पास d ऑर्बिटल हैं मेटल के उनकी एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। अब जहाँ पर अगर फ्री मेटल आयन ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, मेटल आयन ऐसे ही पड़ा है, तो इसके d ऑर्बिटल्स में क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो मतलब ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये डीजनरेट होकर पड़े हुए हैं ऐसे ही। लेकिन जैसे लीजेंड इन्हें अप्रोच करेगा तो इनकी डीजनरेसी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में चले जाएंगे। अब जो नंबर ऑफ लीजेंड्स हैं या फिर जो अरेंजमेंट है around the central metal ion will have different splitting effect on the energy of 5d orbital. अब नंबर ऑफ लीजेंड्स और ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट भी अफेक्ट करेगी स्प्लिटिंग ऑफ 5d ऑर्बिटल्स।